जनरल अयूब ने मार्शल्लाह लगाया तो अशफाक अहमद उन अदीबों में शामिल थे जो गरीब थे और आमरीत से अमीर होना चाहते थे। लेकिन जिस कदर खुशामद अशफाक अहमद ने जनरल अयूब की कर दी, वो भी अपनी मिसाल आप थी। जब वो जनरल अयूब के हजूर पेश हुए तो उनके अल्फाज मुलाहिजा फरमाए। सबसे पहले तो मुल्क में इनकलाब लाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल कीजिए और हमें शुक्रगुजार होने का मौका दीजिए कि आपने ऐन वक्त पर हमारी दस्तगिरी की और मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचाया। जिस्तजु में आज अशफाक अहमद की दास्तान हयात की तीसरी किस्त में हम आपको अशफाक अहमद और मुहतरमा बानो कुर्सिया की मोहब्बत और शादी की दिलचस्प कहानी सुनाने के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस शादी पर अशफाक के घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था और उनके भाई इफ्तिखार को ख़ानदान समेत क्यों घर से निकाल दिया गया। अशफाक अहमद ने कब बाबों की दुनिया में एंट्री ली और उसकी क्या वजह थी। क्या अशफाक अहमद के घर उड़ने वाले अंग्रेज़ रहा करते थे। अशफाक अहमद की माली हालत बेहतर होने में जनरल अयूब और कुदरतुल्लाह साहब का क्या किरदार था। अशफाक अहमद ने कैसे जनरल अयूब खान के मार्शल्लाह की हिमायत में सब असूल भुला दिए और सबसे बढ़कर क्या अशफाक अहमद अपने ड्रामों और किताबों के लिए वन लाइनर और टैग लाइन चोरी करने के लिए मज़ारों पर जाया करते थे। मर्द को खुदा से विसाल का शौक रोज़े अज़ल से रहा है सर, लेकिन हम औरतें क्या करें। इम्पोस्टर्स जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, हरगिज़ ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं, मैं तो लिखने वाला आदमी। बाबा जी ने पूछा पुत पैसे दे दिए, कहने लगे तुसी भी ते दिते विचों ही देने सी, तुसी केड़े पल्लेओं देने सी। इस तरह क्यों आती जाती है हमारे घर? किस तरह जी? जैसे छुपकली शतीरों के अंदर अंदर चलती है। जब तक तुमको कम से कम बुनियादी तबला बजाना नहीं आएगा, आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं आएगी। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, इसलिए कि आप उसे जिज करने के लिए और ज़लील ख़ार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, खुद सूफी नहीं हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री का वक्त ख़त्म हो गया तो अशफाक अहमद मुमताज़ मुफ्ती को दीगर फनकारों के साथ कश्मीर के इलाके तराड़ जा पहुँचे, जहाँ पर भारतीय रेडियो प्रोपोगंडे के जवाब में उन्होंने एक ट्रक रेडियो के प्रोग्रामों के लिए स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर दिए। इस दौरान अशफाक अहमद की ख़तो किताबत अपनी होने वाली सास और बानो कुर्सिया के साथ जारी रही। अशफाक अहमद की वजह से बानो कुर्सिया का अदबी सफ़र भी शुरू हो चुका था जब उनका पहला अफसाना वामानदगी शौक अदबे लतीफ़ में छप चुका था। अभी कोई बाकायदा रिश्ता नहीं जुड़ा था, मगर अशफाक अहमद चट्ठा फैमिली का बेक रुकन बन चुके थे। आलम यह था कि अशफाक अहमद के भाई इश्तियाक अहमद भी अक्सर बानो कुर्सिया के घर जाते थे और कई बार तो वो घर के फ़र्द की तरह रात वहीं गुजारा करते। ये बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह था। अशफाक अहमद तराड़ से वापस आए तो उनकी नौकरी दयाल सिंह कॉलेज में बतौर लेक्चरर होगी और यहीं पर उन्होंने इटली की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उन्हें नौकरी का परवाना मिल गया और अशफाक अहमद ने बड़ी कोशिश के बाद बानो से 9 माह की रुखसत तलब कर ली। अभी शादी नहीं हुई थी मगर अशफाक अहमद को दामाद का प्रोटोकॉल मिल रहा था। इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि उन्हें मियाँ मीर स्टेशन से कराची की ट्रेन पर रवाना करने के लिए बानो कुर्सिया और उनकी वालिदा मिसिस चट्ठा आई। अशफाक अहमद 2 साल तक इटली में रहे, वहाँ वो यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते और इसके साथ साथ फ्रांसीसी ज़ुबान भी सीखते रहे। और यही वो दिन थे जब उन्होंने अपना शोहरा आफाक अफसाना गटरिया भी रोम में ही लिखा था। अशफाक अहमद की पाकिस्तान वापसी हुई तो ये गालिबन 1952 की बात है, जब उनके दोस्त ज़ोबी रेडियो पर प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने ये प्रोग्राम छोड़ा तो अशफाक अहमद को अपनी जगह रिकमेंड कर दिया और इस तरह अशफाक अहमद की रेडियो पाकिस्तान पर नौकरी का आगाज़ हुआ। मिसिस चट्ठा की दानाई और सब्र की इंतहा के अशफाक अहमद उनके घर तवातर से आते, मगर कई साल गुजर गए मगर शादी की कोई बात नहीं हो रही थी। ऐसे वक्तों में अल्लाह भला करे मुमताज़ मुफ्ती का, जिनकी कोशिशों से आखिर ये बात चल निकली और ये साल था 1956। मुमताज़ मुफ्ती एक रोज़ अशफाक अहमद की वालिदा से जा मिले और उन्हें इस शादी पर कायल किया।
फिर मुमताज़ मुफ्ती की कोशिशों से ही इफ्तिखार भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए, जो अशफाक के बड़े भाई थे। ये भी बड़े मज़े के किरदार थे। उनका कद कोई 6.5 फुट था और क़याम पाकिस्तान के मौके पर उन्होंने फसादात में दर्जनों हिंदुओं और सिखों को काटा था। उनके इस शादी में शामिल होने की 2 रिवायात। मुमताज़ मुफ्ती का कहना है कि जब उन्होंने उनसे बात की तो वो इस पसंद की शादी में शामिल होने पर राज़ी हो गए, मगर अशफाक अहमद के छोटे साहबजादे असीर अहमद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अशफाक अहमद के वालिद बाबा मोहम्मद ख़ान ने इफ्तिखार को शादी की इतला मिलने पर इसे रोकने के लिए भेजा, मगर वो जब इस शादी की तकरीब में पहुँचे तो इस तकरीब के मेज़बानों में शामिल हो गए। ये उन दिनों की बात है जब बानो कुर्सिया और उनके भाई रेवी अपनी खाला के घर समनाबाद में शिफ्ट हो चुके थे। 16 दिसंबर 1956 का दिन था जब अशफाक अहमद के ख़ानदान से सिर्फ उनके बड़े भाई शरीक हुए और समनाबाद के क्वार्टर में निकाह इस तरह हुआ कि मुमताज़ मुफ्ती और मोहम्मद हुसैन थर थर काँप रहे थे कि कहीं अशफाक अहमद के वालिद ना आ जाएं। शादी के बाद अशफाक राजदारी से रात समनाबाद में गुजारने लगे और फिर चंद रोज़ बाद उनके वालिद ने उनके भाई इफ्तिखार को भी इस जुर्म में बीवी बच्चों समेत घर से निकाल दिया कि उसने अशफाक अहमद की शादी करवाई है, और ये भी समनाबाद वाले घर में ही आन बसे। चंद रोज़ बाद अशफाक अहमद का कुल सामान यानी किताबें 2 रेड़ों पर समनाबाद पहुँच गई और यहाँ से आगाज़ हुआ अशफाक अहमद और बानो कुर्सिया की गृहस्थी का। इस पॉइंट तक अशफाक अहमद और बानो कुर्सिया एक लिबरल जोड़ा है। बानो कुर्सिया हॉलीवुड की फिल्में देखने, रक्स करने और मौसीकी सीखने की दिलदादा है। अशफाक अहमद एक लिबरल नौजवान की तरह ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो गडरिया और एक मोहब्बत 100 अफसाने जैसे जदीद लिबरल अदब के खालिक हैं। समनाबाद में ही अशफाक और बानो गुर्बत से निकलने की जद्दोजहद का मिलकर आगाज़ करते हैं और जल्द ही उन्हें यह अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में लिबरल होना, मॉडर्न होना तो एक तरफ, लेकिन वो अब सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में हो सकते हैं और जिन ऑडियंस को, आवाम को उन्होंने एड्रेस करना है उसके लिए उन्हें रूहानी मंजन और मज़हब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शायद इस सारे मामले में अशफाक अहमद की गैदरिंग ने भी अहम किरदार अदा किया। ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि बानो कुर्सिया और अशफाक अहमद की जोड़ी एक मिसाली मियाँ बीवी की जोड़ी थी। अशफाक अहमद अगर घर से निकलते हुए ये कह देते कि मुझे लग रहा है पर्दों का रंग कुछ मुनासिब नहीं, तो घर में शाम को उनके आने से पहले पर्दों का रंग बदला जा चुका होता था। यही वो वक्त था जब अशफाक अहमद ने दास्तान गो रिसाला निकाला और बानो कुर्सिया ने हमेशा की तरह उनका साथ दिया। मगर फिर अशफाक अहमद की ज़िंदगी में कुदरतुल्लाह शहाब के बाबू की एंट्री होती है और शायद अशफाक अहमद भी समझ चुके थे कि उनके माली मसाइल रूहानियत का मंजन बेचकर बहुत जल्द हल हो सकते हैं। माली हालात बेहतर होने लगे तो अशफाक अहमद ने समनाबाद में ही बानो कुर्सिया के खाला के घर को छोड़कर अलग घर ले लिया। कुदरतुल्लाह शहाब कस्बे सदारत में जनरल अयूब के सेक्रेटरी थे और शराब के शौकीन होने के साथ साथ वो पूरे पाकिस्तान के बाबों के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवाने के लिए जनरल अयूब को अपने रास्ते पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। इस मकसद के लिए जिन अदीबों ने कुदरतुल्लाह शहाब के लिए अपने नज़रियात, तन और मन उनके हवाले कर दिया, इनमें अशफाक अहमद और मुमताज़ मुफ्ती सरे फहरिस्त रहे। जनरल अयूब का मार्शल्ला था तो कुदरतुल्लाह शहाब ने आर्मी के जर्नलों के साथ कई अखबारात को फतह किया, तो उन्हीं की सिफारिश पर 1959 में अशफाक अहमद की माली आसूदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें प्रोग्रेसिव पेपर्स के ज़ेरे एहतमाम जरीदा लैलो निहार का एडिटर बना दिया गया और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान में उनकी मुलाजमत भी पक्की करवा दी गई। वो इस काबिल हो गए कि अब साइकिल से एक स्कूटर पर आ सकें और उनकी जिम्मेदारी ये लगी कि वो अवाम को ये बावर कराएं कि जनरल अयूब ने मार्शल्ला लगाकर पाकिस्तान पर कितना एहसान अजीम किया है। अशफाक अहमद ने इस जिम्मेदारी को बहुत शानदार अंदाज में निभाया। उन्होंने अपने अक्सर मज़ामीन में पाकिस्तानी अवाम को ये बताने की कोशिश की कि जनरल अयूब पाकिस्तान के लिए एक इनाम है और पाकिस्तान को किसी मकाम पर ले जाने के लिए ही जनरल अयूब को रूहानी ताकतों ने बुलाया है। अशफाक अहमद ने मार्शल्ला हुकूमत
यानी कुदरतुल्लाह शहाब को ये तजवीज़ दी कि क्यों ना लैलो नहार में एक इनकलाब नंबर शाया किया जाए, और कुदरतुल्लाह शहाब ने आमिर की इमेज बिल्डिंग के लिए अशफाक अहमद को उनके इंटरव्यू का वक्त लेकर दे दिया। एक अदीब के तौर पर मुआशरे की दुरुस्त रहनुमाई करते हुए उन्हें जर्नल अयूब से मार्शल लॉ लगाने और जमहूरियत का खून करने पर सख्त सवालात करने चाहिए थे, मगर जब वो जर्नल अयूब के सामने पहुँचे तो वो बिछे जा रहे थे और उनके अंदाज और अल्फाज में खुशामद कूट कूट कर भरी हुई थी। उन पर सदारती महल के माहौल ने कैसा असर किया, ये उनके अपने अल्फाज में सुनिए। एडीसी ने अपने दाएं हाथ करमजी पर्दा उठाकर दरवाजे की हत्थी घुमाई और पट ज़रा सा खोलकर ऐलान किया और पीछे हट गया। मैंने खनखारने की कोशिश की और आवाज़ मेरे गले में दब कर रह गई। मैंने इधर उधर देखा और सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आया। फिर मैं मन भर वजनी कदमों के साथ अंदर कमरे में दाखिल हो गया। सदर मुमलिकत ने अपनी ऐनक उतार कर मेज़ पर रखी और मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जब मैंने उनके साथ हाथ मिलाया तो फिर महसूस हुआ कि वो एक नबुर्द आज़मा का पंजा ही नहीं, एक शफीक और मुखलिस इंसान का हाथ भी है। मैं अपने हाथ पर अब भी उस मोहब्बत भरे हाथ का लम्स महसूस कर रहा था जिसने मुझे आसूदगी बख्शी थी। कमरे में खुनकी थी, खामोशी थी, सादगी थी, और इसमें सदर मोहतरम की सादा सी सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पतलून में मलबूस वजूद है और अपनापन पैदा कर दिया था। अशफाक अहमद की एक आइन शिकर आमिर के लिए ये खुशामद और टीसियाँ तो एक तरफ, मगर उन्होंने शर्मनाक तौर पर मार्शल लॉ लगाने पर जनरल अयूब को इन अल्फाज में मुबारकबादें देना शुरू कर दी। सबसे पहले तो मुल्क में इनकलाब लाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल कीजिए और हमें शुक्रगुजार होने का मौका दीजिए कि आपने ऐन वक्त पर हमारी दस्तगिरी की और मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचाया। वैसे तो ये सारा इंटरव्यू ही शर्मनाक खुशामदी अल्फाज से भरा पड़ा है, लेकिन अशफाक अहमद ने जनरल अयूब के सामने बैठकर मार्शल लॉ पर तनकीद करने वाले यानी आमरीत के दुश्मन सहाफ़ियों और अदीबों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। मैंने शह पाकर कहा, सदर मोहतरम, मुल्क में खाली खुली तनकीद करने वालों की कमी नहीं। कभी कभी तो यूँ महसूस होता है कि हमारे यहाँ का हर शख्स महज तनकीद करने और हर बात की नफ़ी करने के लिए मार्ज़े वजूद में आया है। अगर हम अशफाक अहमद की ज़िंदगी से कुदरतुल्लाह शहाब और उनकी जनरल अयूब की वजह से आमिराना ताकतों और मेहरबानियों को माइनस कर दें तो शायद हम उन अशफाक अहमद से रोशनास ही ना हो पाते। वो एक अलग किस्म का अशफाक शायद नई नस्ल की रहनुमाई और शानदार अदब तख्लीक करके दुनिया से जाता, मगर अशफाक अहमद ने अमरीत के ज़ेरे साया वो रास्ता चुना कि उनके लिए सरकारी इमारत और आसूदगी के दरवाजे खोल दिए गए और जनरल अयूब के दौर में अशफाक अहमद ने खूब तरक्की की। रेडियो पाकिस्तान में पहले कुदरतुल्लाह शहाब ने उनकी नौकरी पक्की करवाई और फिर स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ उनको रेडियो प्रेजेंटर बना दिया गया। जब 1962 में हसरत तामीर के नाम से उनका रेडियो प्रोग्राम शुरू हो गया और फिर जब 1965 की जंग के मौका पर अवाम को झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए अशफाक अहमद की ही किरदार तलकीन शाह के नाम पर होली सोली उनका प्रोग्राम शुरू करवा दिया गया, यानी हसरत तामीर अब तलकीन शाह में बदल चुका था। इसके साथ साथ जनरल अयूब के आमराना दौर में ही कुदरतुल्लाह शहाब की मेहरबानी से दोनों मियाँ बीवी को USIS में नौकरी मिल गई, जिसके तहत वो वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ेरे तमाम प्रोग्राम प्रोड्यूस करने लगे। जनरल अयूब के दौर में ही उन्हें ग्लिड का सेक्रेटरी बना दिया गया। 1963 में बारगले प्रोग्राम के तहत जो चंद लिखारी अमेरिका के दौरे पर गए, उनमें अशफाक अहमद का नाम भी सिर्फ़ और सिर्फ जनरल अयूब की खुशामदें और अपने रेडियो प्रोग्राम में उनकी तारीखी टीसियाँ करने पर शामिल किया गया। ना सिर्फ ये कि अशफाक अहमद आमरीत की खुशामद करने में मसरूफ़ थे, बल्कि इसके साथ साथ कुदरतुल्लाह शहाब की इस ख्वाहिश को पूरा करना भी उनके एहसान चुकाने का शायद एक तरीका था कि पाकिस्तान में बाबों और रूहानियत का मंजन बेचने की उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। इस सारे मंजरनामे में अशफाक अहमद, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुदसिया
और कुदरतुल्लाह शहाब एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए और ये सारे अदीब मिलकर कुदरतुल्लाह शहाब को किसी अलग ही रूहानी मकाम पर फाइज करने के लिए सबसे आगे निकलने की कोशिशें करने लगे। हत्ता के बानो कुर्सिया के घर में ऐसे अंग्रेज भी रहने के लिए आने लगे जो हवा में उड़ सकते थे। किताब राह रवा में लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी मेरे कमरे में दस्तक दिए बगैर आने की कोशिश ना कीजिए, ना आप ना कोई और। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ये कैसा मेहमान था जो मुझे हुक्म दे रहा था। मैंने दिल में सोचा, ये सफ़ेद फाम लोगों का एहसास बर्तरी है जो हर वक्त ब्राउन और स्याह कौमों को अकल सिखाने में मशगूल रहते हैं। बात यह है, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तमाम कपड़े उतार कर लेविटेशन की मशक करता हूँ। अभी मैं ज़मीन से चंद गज ऊपर उठ सकता हूँ, लेकिन आप ये मंजर देखकर डर जाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब का हमेशा से ये वतीरा था कि वो अपने करीबी लोगों को अपने रूहानी किस्से सुनाते रहते और उन्हें ये बताते कि उनकी क्या रूहानी ताकतें हैं। मुमताज़ मुफ्ती की अलख नगरी कुदरतुल्लाह शहाब के एक बाबा होने के दावों से भरी पड़ी है, मगर फिर कुदरतुल्लाह शहाब मुकम्मल तौर पर मुकर जाते कि नहीं, उनके पास कोई रूहानी दर्जा नहीं है। यानी वो अपने मुंह से अपने करीबी अदीबों को ये कहते नज़र आते कि अब वो इसराइल की साजिश नाकाम बना रहे हैं, अब उन पर इसराइल की तरफ से काला जादू करवाया जा रहा है, रूहानी पैगाम मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा दर्जा मिलने वाला है। और दूसरे ही लम्हे अशफाक अहमद बानो कुदसिया या मुमताज़ मुफ्ती में से उनसे पूछता कि ये क्या बात है, तो वो टाल जाते और कहते ऐसी तो कोई बात नहीं। तो ये अब अदीब के ऊपर था कि वो उनकी कौन सी बात पर यकीन करे, और ये सारे अदीब उनसे सरकारी नौकरियों और फ़ायदे ले रहे थे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे थे, तो वो वही बात लेते जो उनके ख्याल में कुदरतुल्लाह शहाब उन्हें सुनाना चाहते थे। अशफाक अहमद भी कुदरतुल्लाह शहाब के नक्शे कदम पर ऐसा ही करते थे। कभी वो लोगों के सामने पूरी सरार बाबा बनकर रूहानियत की बातें करते और कभी सरीहन इससे इनकार कर देते। किताब राह रवा में अशफाक अहमद के डॉक्टर आतिफ गोहीर के हवाले से लिखा है, अशफाक अहमद मुआशरे की इस्लाह और तरक्की के ज़िम्मन में बाबों और दरवेशों की अनमोल खिदमात का जिक्र अक्सर मुझसे करते। वो ज़माना शनास सूफ़ी थे, दौरे हाज़र की ज़रूरियात से आगाह और दरवेशी और तसव्वुफ़ की हकीकतों से बहरम। ज़िक्र और मराकबे पर एक रोज़ गुफ्तगू हुई तो फरमाने लगे, सिर्फ मुर्शद ही इंसान को ज़िक्र मुंतकिल कर सकता है और इसके दिल को ज़ाकिर बना सकता है, और हमतन मराकबा के लिए तसव्वुर शेख लाजमी है। मैंने फ़ौरन पूछा, आपने ज़ाविया में मराकबे पर प्रोग्राम के दौरान ये बात क्यों छुपा कर बयान की और मुर्शद का जिक्र तक न किया? आप सोच में पड़ गए और चंद लम्हों बाद फरमाने लगे, हाँ, अब जब अल्लाह ने मौका दिया तो ये बात भी साफ लोगों तक पहुँचाऊँगा। बाबों से अशफाक अहमद के दो फ़ायदे थे, एक तो कुदरतुल्लाह शहाब खुश होते थे, दूसरा अब जिस किस्म का अदब वो तख्लीक कर रहे थे इसके लिए वन लाइनर्स और बुनियादी ख्याल उन्हें इन्हीं मज़ारों से मिलते थे। पाकिस्तान के मज़ारों पर बैठे बाबों पर गौर करें तो उनके पास सबसे बड़ा मंजन उनकी अपनी ज़ुबान और वन लाइनर और टैग लाइन्स होती हैं। एक ही जुमले में आने वाले साइल को ज़ेर कर देने की कोशिश, शानदार लफ्ज़ी से किसी को भी मरूब करने की कोशिश, इन बाबों का तो ये कारोबार था, मगर अशफाक अहमद को इन जुमलों की अब बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ी अदब पढ़ने और एडमायर करने वाला लिबरल लिखारी पापी पेट के लिए रूहानी दुनिया से कुछ हासिल करने की कोशिश करता तो इसके लिए कोई ऐसी दुकान चाहिए थी जहाँ से ये जुमले उस तक पहुँचते रहते, और बाबे उसका मेन सोर्स थे। इसकी तस्दीक खुद उनकी अहलिया बानो कुदसिया ने अपनी किताब राह रवा में भी इन अल्फाज में की है। मैं नहीं कह सकती कि खान साहब सूफ़ी थे, लेकिन बदी की हैंडली में उनका वतीरा सूफ़ियों जैसा था। उन्हें विज़डम के साथ साथ यहाँ की फोक विज़डम पर भी ईमान था। वो ऐसे मुहावरे इकट्ठे करते रहते थे जो मशले राह हो सकते हैं। शायद इसी बसीरत की तलाश उन्हें बार बार नूर वालों के डेरे पर ले जाती। नूर वालों के डेरे पर भी खान साहब ऐसी ही बसीरत, ऐसे ही अकवाले ज़र्री की तलाश करने जाते थे। जिस्तजू पर अशफाक अहमद की दास्तान हयात जारी है। चौथी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अशफाक अहमद के बेटे के बारे में बाबा नूर वाली सरकार की पेशगोई क्यों गलत हो गई। अयूबी दौर की बरकत से चंद साल में कैसे अशफाक अहमद मॉडल टाउन में घर के मालिक बन गए।
पैसों की रेल पेल जब अशफाक अहमद एक नाकाम फिल्म डायरेक्टर भी बन गए। अशफाक अहमद ने बतौर रेडियो प्रेजेंटर सियासी जर्नलों के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी। रेडियो पाकिस्तान पर चढ़दा पंजाब और पंजाबी दरबार शो का ISI से क्या ताल्लुक था? नवाज शरीफ क्यों अशफाक अहमद से शफकत फरमाते और उन्हें किस तरह सरकारी ओहदों से नवाजा? मुशर्रफ दौर में इज़्ज़त नफ्स का फार्मूला कैसे कायम रखा गया? और सबसे बढ़कर इमरान खान की सियासी सरबियत में अशफाक अहमद का क्या किरदार था? अगर आपको जस्तुडियो की वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।